अच्छा, लो बैक पेन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट आपके पास आया है, उसे लो बैक पेन है। लो बैक पेन कौन सी एरिया है? ये जो है शुरू होता है आपके जो रिब के जिधर ख़त्म होता है बैक साइड से, उधर से लेके ग्लूटियल जिधर स्टार्ट होता है, ग्लूटियस मसल जिधर स्टार्ट होता है, या जिधर से पेल्विस बोन शुरू होती है, उस जगह तक आपको पेन हो, इसके दरमियान पेन हो, तो वो कहलाता है लो बैक पेन। ठीक है, ये एक्सट्रीमली कॉमन काज है हॉस्पिटल विजिट की। और 70% ऑफ एडल्ट जो है, 100 में से अगर 100 एडल्ट इधर खड़े हैं, उनमें से 70% को ज़िंदगी में एक बार होगा लो बैक पेन। इसके अलावा उन 70 लोगों में से जिनको लो बैक पेन हुए हैं, उनमें से 25 to 40% ऐसे लोग हैं, या 25 to 40 लोग ऐसे हैं जिनको जो है रिकरेंट होगा, मतलब एक बार हुआ है फिर भी अगली बार कभी होगा। ठीक है, तो ये एक लीडिंग काज ऑफ डिसेबिलिटी, इसकी वजह से डिसेबिलिटी भी हो सकती है लो बैक पेन की वजह से। और साथ ही साथ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर एक बंदे का कोई काम है, एक मकसद है, वो अपनी काम करता है, ठीक है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, जैसे कि उसकी यूज़फुलनेस है ज़िंदगी में, उसके साथ कम हो जाती है लो बैक पेन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने क्या जहन में रखने हैं? आपके पास एक पेशेंट है लो बैक पेन के, सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि इसको कोई सिस्टमिक मसला तो नहीं जिसकी वजह से पेन आ रहा है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल या सोशल पेशेंट तो नहीं है कि उसे अगर कोई पेन ना हो और वो जो आगे से बता रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिक कंपोनेंट तो शामिल नहीं है स्लो बैक पेन में। ठीक है, जैसे कि अब लेट सपोज मसल स्पाज़म हुआ है, तो वो तो इतना ख़तरनाक नहीं है, उसमें क्या कहते हैं साथ ही कोई न्यूरोलॉजिक पेन नहीं होता। लेकिन अगर कोई नर्व लेट सपोज लिस्थीसिस हो गई है, स्पाइन वटेवर आगे स्लिप करके डिस्क हर्निएशन हो गई है, जिसकी वजह से रेडिकुलर पेन जा रहा है लेग्स में, तो ये अब न्यूरो नर्व रूट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं फिर सिवियर केस में। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखना है क्वेश्चंस को, और पेशेंट को देखना है। पेशेंट को आप देख के कैसे पता लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस का? उनकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, और अगर आपको कोई इमेजिंग की ज़रूरत है या टेस्ट की ज़रूरत है तो वो भी आप कराएं। ठीक है। अच्छा, न्यूरोलॉजिक कंप्रोमाइज़। अगर एक पेशेंट आ रहा है आपके पास, आपने ये कैसे पता लगाना है कि इसको नर्व्स या न्यूरोलॉजिक कोई कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है? तो स्पाइनल कॉर्ड लो बैक पेन जो होता है, लो बैक पेन, लो बैक को आप देखिए, ये जो वर्टिब्रास होती है लंबर, इधर आप, इधर से जो है स्पाइनल कॉर्ड भी गुजरता है, L2 तक स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर जो है उधर से शुरू हो जाता है कॉर्ड एक्वाइना। ठीक है, साथ ही साथ जो है उधर से नर्व रूट्स भी निकल रही होती है साइडों से। तो स्पाइनल कैनाल होता है लो बैक पे, लो बैक में। इसके अलावा कॉर्ड एक्वाइना उधर होता है, और नर्व रूट। इन तीनों में से कोई भी कंप्रेस हो जाए या इंट्रैप हो जाए तो वो न्यूरोलॉजिकल कंप्रोमाइज़ कहलाता है। ठीक है, तो आपने, एक पेशेंट आया लो बैक पेन का, तो आपने देखना है इनमें से कोई चीज़ तो अफेक्ट नहीं हो रही। वो हमें कैसे पता चल सकता है? सेंसरी, अगर सेंसरी कोई डिस्टर्बेंस आ रही है पेशेंट के लोअर लिम्स में, मोटर कोई आ रहा है, या रिफ्लेक्स, जैसे नी जर्क हो गया, एक रिफ्लेक्स हो गया, टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन, तो आपने ये देखना है कि ये तो नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट शामिल है। ठीक है, अब सायाटिका के बारे में बताया। ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं उनको अगर सायाटिका होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ रेडिकुलोपैथी है ये सायाटिका, लेग पेन जो जा रहा होता है, रेडिएटिंग पेन। ठीक है, साइटिक नर्व जिसमें इन्वॉल्व हो सकती है, उनके नर्व रूट इन्वॉल्व हो सकता है, जिस जगह से वो बटक में निकलती है उस जगह से उसकी कंप्रेशन हो तो। ठीक है, तो वो मोस्ट कॉमन काज होती है ज़्यादातर रेडिकुलोपैथी की लोअर लिम्ब में। लेकिन इसमें अगर वीकनेस नहीं आ रही, मसल की वीकनेस नहीं आ रही सायाटिका में, या रिफ्लेक्स लॉस या रिफ्लेक्स का मसला नहीं आया, हाइपर रिफ्लेक्स या इस तरह कुछ नहीं हो रहा, तो आपके लिए इतनी कोई इमरजेंसी की बात नहीं है। ठीक है, आप उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स 1 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करे अपॉन ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट कर रहे भी है लेकिन फिर भी परसिस्ट कर रहे हैं, ये सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो रहे, तो आपको फिर इमेजिंग करनी पड़ती है कि कोई और मसला तो नहीं है इधर, कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है जिसकी वजह से ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्सरे जो होता है वो अप्रोप्रिएट होता है। इसके अलावा मैं एमआरआई भी जो है वो प्रेफर किया जाता है कि सीटी स्कैन के ऊपर। तो एमआरआई, ये एक्सरे, ये दोनों अच्छी, स्टार्ट में एक्सरे कर ले, अगर उसे नहीं पता चलता तो एमआरआई। ज़्यादातर ये जब सर्जरी करनी हो तो उसके लिए एमआरआई पहले करवा लेते पेशेंट्स की, ताकि सही से पता चले। इसके अलावा अगर मल्टी लेवल वीकनेस आ रही है, मसल एक जगह से वीक हो रहा है, दूसरी जगह से भी, या प्रोग्रेसिव वीकनेस आ रही है, या इस तरह कोई मसला आ रहा है, तो उस केस में आपको अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, और रेफ़र भी कर सकते हैं आप फिर। माइलोपैथी, माइलोपैथी किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज होना।
माइलोपैथी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लेग में वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी क्यों होती है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। देखिए, ब्रेन से जो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, ये सारे अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, लेकिन जो बॉडी से मतलब वर्टिब्रा से बाहर निकल रहे होते हैं जो न्यूरॉन्स, वो लोअर मोटर न्यूरॉन कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन की जब लीजन होती है या डैमेज होते है, कोई मसला होता है, तो स्पास्टिसिटी एक होता है। इसके अलावा और भी साइंस होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिव वगैरह। तो स्पास्टिसिटी आपको होगी अगर माइलोपैथी है। लेग वीकनेस हो सकती है, ये ज़्यादातर ट्यूमर की वजह से, ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर सकता है। इन्फेक्शन की वजह से उधर जो है स्पाइनल कॉर्ड में मसला आ सकता है, कंप्रेशन हो सकती है, उधर पस फॉर्मेशन हो, एब्सेस फॉर्मेशन हो। इसके अलावा जो है डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ये इफेक्ट हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इन चीज़ों की वजह से जो है स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि मैंने बताया कि L2 पे ख़त्म हो जाता है, तो इससे ऊपर जब कंप्रेशन होती है L2 से ऊपर वाली रीजन में, तो वो लंबर से ऊपर ही होती है। देखिए, लंबर स्पाइन से ऊपर, तो उधर जब कंप्रेशन होती है तो उसके साइंस जो है नीचे लेग्स में आते हैं, ठीक है। कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम जो है कॉर्डा इक्वाइना जो है वो नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड जिधर ख़त्म होता है उधर से फिर ये नर्व्स निकल आती है। ये नर्व्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहलाती है। इनकी भी डैमेज हो सकती है। कॉर्डा सिंड्रोम बंदों को हो सकता है। वो ज़्यादातर कब होता है? जब L2 में अब क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गया। अगर L2 L3 की डिस्क हर्निएशन होगी, L3 L4 इस तरह L4 L5 की डिस्क हर्निएशन होगी पीछे की तरफ मिड लाइन में, तो पीछे कॉर्डा इक्वाइनर ट्रैवल कर रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो उस पे कंप्रेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। ये दोनों इतने प्रिवेलेंट नहीं है, दोनों कंडीशंस, माइलोपैथी और कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम इतनी कॉमन नहीं है, इसके पेशेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कंडीशंस जो है ये इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी कहलाती है, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट डिले नहीं करनी चाहिए इस तरह के पेशेंट्स हो। इसके साइन सिम्टम्स आके पड़ेंगे सही से डिटेल में। और अगर इसकी ट्रीटमेंट डिले की जाए तो इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अभी जो मैंने पहले बताया कि न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं। अगर नर्व रूट इन्वॉल्व है तो स्पाइनल स्टेनोसिस में नर्व रूट इन्वॉल्व हो सकता है ना, स्पाइनल स्टेनोसिस अगर साइड से जो न्यूरल फोरामिना जो होता है वो अगर इन्वॉल्व हो जाए। इसके अलावा डिस्क हर्निएशन की वजह से लेटरल साइड पे अगर डिस्क हर्निएट हो, पोस्टीरो लेटरल, तो नर्व रूट इन्वॉल्व हो सकता है। पीछे की तरफ दरमियान में हो तो पीछे स्पाइनल कॉर्ड या कॉर्डा इक्वाइना होता है, तो उस कंप्रेशन कॉज कर सकता है। तो हर एक के सिम्टम्स देखते हैं। आप डिस्क हर्निएशन अगर हो जाए, ज़्यादा 30 से 55 ईयर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होती है, ठीक है, ज़्यादातर डिस्क हर्निएशन। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव स्टेज होता है लाइफ का, उसमें जो है काफ़ी काम करते हैं लोग, एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से उसमें डिस्कर्निएशन हो सकती है। टिपिकल सिम्टम्स ऑफ साइटिका इसमें होते हैं, और रिलीफ नहीं होता रेस्ट से अगर एक पेशेंट को हो जाए। स्पाइनल स्टिनोसिस में क्या होता है, तंग हो जाती है जो फोरामिना है, जो सुराख होते हैं वो तंग हो जाते हैं जिधर से नर्व रूट निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक लॉडिकेशन, जब पेशेंट चल रहा होगा, ज़्यादा देर चलता है, तो जब वॉक कर होता है पेशेंट, तो उसकी स्पाइन तो एक्सटेंड हुई होती है ना, सीधा होती है, तो पीछे की तरफ स्पेस कम होने लगता है जो साइड पे सुराख है, ठीक है। तो जब पेशेंट या रेस्ट करे या बेंड कर जाए तो उसके वो सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, चलने से सिम्टम्स ज़्यादा होना, ठीक है। टिपिकल सिम्टम्स ऑफ सायाटिका, इसके अलावा एज 65 से ज़्यादा हो तो स्पाइनल स्टेनोसिस या डिजेनरेशन की वजह से भी स्टेनोसिस उधर होनी शुरू हो जाती है, सही है। कॉर्डा इक्वाइना क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, मैसिव डिफलाइन डिस्क लाइन, मैसिव मिड लाइन डिस्क हर्निएशन जब होती है तो उस केस में कॉर्डा इक्वाइना इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिनरी मैनिफेस्टेशन, यूरिनरी रिटेंशन होती है, सही है। इसके अलावा सडन एनेस्थीसिया हो सकता है। ये जो आपकी सडल किसे कहते हैं? हॉर्स के ऊपर जो उसकी वो जो सीट होती है ना, उसको सडल कहते हैं। जब हम लोग बैठते हैं हॉर्स के ऊपर, उस सीट के ऊपर, तो हमारे जो एरियाज कंटेक्ट में आते हैं उस हॉर्स की सीट के साथ, उस रीजन की जब एनेस्थीसिया हो जाए तो उसे सडन एनेस्थीसिया कहलाता है। इसको नेम इसीलिए दिया गया है क्योंकि सडन एनेस्थीसिया उस रीजन की एनेस्थीसिया होती है, जो कि कॉर्डा इक्वाइना उस रीजन को सप्लाई करता है, सही है। इसके अलावा अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होगी? वीकनेस होगी, हाइपरटोनिक होगी, मसल स्पास्टिक हो गए, हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो अगर न्यूरोजेनिक पेशेंट है, मतलब एक पेशेंट लो बैक पेन कहता है, उसकी नर्व्स या इस तरह का न्यूरोजेनिक कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व है, न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट, तो उसके ये सिम्टम्स में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट भी आपके पास आ सकता है जिसे लो बैक पेन हो लेकिन न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट उसमें शामिल ना हो, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपने कैसे पता लगाना है? पेशेंट को एज को देखना है,
और कोई सी डिजीज़ तो नहीं है, साथ कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे लो बैक पेन के साथ। तो इस बेसिस पे आप जो है ना डिफरेंशियल डियग्नोज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी आ सकते हैं जिनको सिस्टमिक डिजीज़ हो, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। कैंसर और इन्फेक्शन को खामखा डायग्नोज करना है, क्योंकि अगर इसे डायग्नोज ना किया जाए और हम लोग अपनी ट्रीटमेंट दे रहे हो और उसको असल में कैंसर हो, तो वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है और वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। कांस्टेंट और नॉकटर्नल पेन, नाइट के वक्त पेन जो ख़त्म ना हो, तो ये जो है ना कैंसर को ज़्यादातर बताते हैं, कैंसर के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा उन लोगों को कैंसर ज़्यादा, उनको चांसेस है उनको लो बैक पेन की कैंसर की वजह से हो जिनको पहले कोई हिस्ट्री हो कैंसर की, ठीक है। ये नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर अगर इसकी हिस्ट्री है तो फिर खैर है, ये मेटास्टैटिक नहीं है। इसके अलावा और कैंसर की अगर हो तो वो मेटास्टेसिस कर सकती है, इधर आ सकती है, सही है। अच्छा, अगर कोई न्यू बैक पेन का पेशेंट आया है, उसको पहली बार आया है और उसको पहले कोई हिस्ट्री थी कैंसर की, तो उसकी आपने खामा खा उधर की इमेजिंग करवानी है स्पाइन की, कि ये ना हो कि हो सकता है मेटास्टेसिस हो गई हो, ठीक है। इसके अलावा विसरल ऑर्गन्स ऐसे हो सकते हैं जो कि पेन, बैक पेन की तरफ रेफ़र कर सकते हैं। तो उसके साथ जब विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, तो आपको सिर्फ लो बैक पेन में पेन नहीं होगा, इसके साथ और भी कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे विसरल ऑर्गन्स के अपने, ठीक है। तो वो भी आपने देखने हैं, सही है। जैसे कि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हुआ एक बंदे को, वो स्मोकर है, मेल स्मोकर है, एज 65 से ज़्यादा है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है और वाइट है, ठीक है। तो इन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको एओर्टिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिन रीजन में एओर्टिक एन्यूरिज्म, बैलून टाइप एओर्टा बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है, ठीक है। तो इधर यही बात की गई है कि विजरल ऑर्गन जब पेन देता है लो बैक में, तो वो सिर्फ एक लोकलाइज जगह पे नहीं देता, ठीक है। आइसोलेटेड लो बैक पेन सिर्फ नहीं होता, सिर्फ लो बैक पेन नहीं होता, उसके साथ और भी सिम्टम्स होती है उसके, ठीक है। तो ये आपने देखना है, स्पार्स नहीं होता वो सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा फीवर हो सकता है पेशेंट को अगर सिस्टम वो विजरल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग, जीआईटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। विजरल पेन जो होता है, अगर लो बैक पेन के साथ पेशेंट है, वो कहता है मुझे ऐसा पेन था कोलिक इन नेचर, मतलब कि एकदम से हुआ, शार्प पेन हुआ, थोड़े टाइम के लिए फिर ख़त्म हो गया। तो ये विसरल ऑर्गन का भी पेन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लो बैक पेन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने इधर बताया कि कैंसर और ये जो कैंसर और ये हमने ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बताया। तो एक पेशेंट लो बैक पेन के साथ आया है और उसकी अगर रीज़न कैंसर है, तो आपको उस पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ कैंसर भी मिलेगी, एज उसकी ज़्यादा होगी 50 से, अनएक्सप्लेन वेट लॉस के साथ वो आएगा, और 1 मंथ से ज़्यादा अगर आप उसकी थेरेपी या ट्रीटमेंट करें तो वो इम्प्रूव नहीं करेगी जब तक आप कैंसर को ट्रीट ना करें। नॉक्टर्नल पेन भी उससे हो सकते हैं। कंप्रेशन फ्रैक्चर, एक बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस है और कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या है, कंप्रेशन फ्रैक्चर किसे कहते हैं, ये जो वर्टिब्रल बॉडी होती है, ये जब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वीकेंड हो जाती है, तो ज़ोर की वजह से ऊपर और नीचे जो उसके ऊपर वेट आ रहा होता है, तो उसकी वजह से चपाती हो जाती है समझ आई है, क्रश हो जाती है, तो इसको कंप्रेशन फ्रैक्चर कहती है। एक पेशेंट जो कि एज 70 से ज़्यादा हो, इसके अलावा मिनोपॉज जिन वुमेन में हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस उनको, तो उनमें भी ये कॉमन है। और उनको अगर ट्रॉमा हो जाए, सिग्निफिकेंट ट्रॉमा, तो उसकी वजह से कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर यूज़ करें, उसकी वजह से बोन वीकन हो जाती है, उसकी वजह से कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये आपने सवालात उनसे पूछने हैं, ठीक है। इस आपको आपके जहन में ये आ जाएगा कैसे हो सकता है कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ। अगर न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट शामिल नहीं है, इसका न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट शामिल हो भी सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन अगर है, तो इन्फेक्शन जो है अगर आप उसे पूछे तो हो सकता है उसने इंजेक्शन यूज़ किया और ड्रग यूज़ करता है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता है, यूटीआई का इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से ये लीड कर सकता है लो बैक पेन को। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है उसे, जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है लो बैक पे, ठीक है। इसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बैम्बू स्पाइन जो कंडीशन है, अगर एक पेशेंट जिसको लो बैक पेन है और उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे और उसकी एज ऑफ ऑनसेट 40 से कम है, तो आपके जहन में ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब देखें अपने कंडीशंस, 50 से ज़्यादा कैंसर की पड़ी, 70 से ज़्यादा कंप्रेशन फ्रैक्चर की। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए 40 ईयर से कम एज में ही पेशेंट को जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने शुरू हो जाता है और उनको स्टिफनेस होती है, मॉर्निंग बैक स्टिफनेस, पेन रॉड, अगर वो सुपाइन लेटे तो उनका पेन रिलीफ नहीं होता। इसके अलावा पेन ड्यूरेशन 3 मंथ से ज़्यादा हो, तो आप जहन में रख लें कि ऐसे कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है। और इसके बाद जो है वेस्कुलर अगर कोई कॉज है, जैसे कि मैंने बताया एओर्टिक एन्यूरिज्म, तो मेल में ज़्यादा कॉमन है ये, स्मोकर जो होते हैं, जेंडर, ठीक है, मेल हो गया।
एज 65 से ज़्यादा हो, वाइट हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ मेलाइटस, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको हो सकता है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो। अगर रीनल इन्वॉल्व हो उसकी वजह से आपको लो बैक पेन हो सकता है, विजरल ऑर्गन्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनिटल। अब इसमें डिफरेंट लिखी हुई है, पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी की इन्फ्लेमेशन हो गई, किडनी स्टोन्स बन गए, पेरिनेफ्रिक एब्सेस बन गया, उधर इसके एब्सेस बन गया, तो जिसकी वजह से आपको लो बैक पेन सिम्टम्स रेफर कर सकते हैं उधर, ठीक है। तो नोजिया, फीवर, डिस्यूरिया इसके सिम्टम्स ये आप देख ले। इसी तरह जीआईटी में पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन, गल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, लिथियासिस, गल स्टोन्स बनना, या इसके अलावा अल्सर डिजीज़। तो पेंक्रियाटाइटिस के साइन सिम्टम्स ये है, ये जो आपको पेरिअम्बिलिकल एब्डोमिनल पेन तक नज़र आ रही है। अगर गल ब्लैडर या लिथियासिस इन्वॉल्व है तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, साथ नोजिया हो सकती है। पेप्टिक अल्सर, अगर स्टमक में आपके अल्सर बन गया है तो आपको ये एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन और साथ ये जो और सिम्टम्स है ये आपको मिल सकते हैं लो बैक पेन के साथ। ये सारे सिम्टम्स लो बैक पेन के साथ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यूरोजेनिटल में अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, ओवरी के अंदर की जो लाइनिंग होती है, वो जो टिश्यूज़ होते हैं, उस तरह के टिश्यूज़ ओवरी से बाहर अगर किसी पेशेंट की हो, बनते हैं लोगों की, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ज़्यादातर आते हैं। तो इसमें सिम्टम्स जो होंगे एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो साथ उसे लो बैक पेन और ये मसले होंगे, ठीक है। पहले कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आपको क्या सिम्टम्स आ सकते हैं ये देख लें, ठीक है। अब जो है लो बैक पेन की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। एक पेशेंट आपके पास आया है, उसे लो बैक पेन है, वो रेडिकुलोपैथी के साथ भी आ सकता है, विदाउट रेडिकुलोपैथी, और इसके अलावा सिस्टमिक डिजीज़, ऑर्गन, या वही जो बातें वो फिर से एक बार रिपीट की गई है, अब इस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ये टेबल देखें, रेडिकुलोपैथी, एक पेशेंट है उसे लो बैक पेन है विद रेडिकुलोपैथी, मतलब नर्व रूट की कंप्रेशन हो रही है, नर्व की कंप्रेशन और जिसकी वजह से रेडिएटिंग पेन लेग्स में जा रहा है, तो इसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। इसकी कॉज क्या हो सकती है, बैक पेन विद रेडिकुलोपैथी, डिजेनरेटिव, नॉन स्पेसिफिक। 75 to 80% पेशेंट्स में जो लो बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं उनमें 75 से 80% जो ऐसे होते हैं जिनको रेडिकुलोपैथी के साथ होता है, ठीक है, लेकिन उसकी कॉज पता नहीं होती। स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस के 3%, वर्टिब्रल फ्रैक्चर के, इन सब में जो है बैक पेन विदाउट रेडिकुलोपैथी होती है, ठीक है। बैक पेन एसोसिएटेड विद रेडिकुलोपैथी वो कौन सी हो सकती है, डिस्क हर्निएशन, जो कि सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर करती है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और कार्डियक वाइना। इसके अलावा बैक पेन जिसमें रेडिकुलोपैथी नहीं है लेकिन साथ विसरल ऑर्गन इफेक्ट हुए जिसकी वजह से बैक पेन हो रही है, कोई और कॉज है, तो वो सारे लिखे हुए हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है 90% आपके पास पेशेंट्स जो आते हैं, 90 to 93% वो जो है बैक पेन विदाउट रेडिकुलोपैथी के आते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं जिनको बैक पेन होता है रेडिकुलोपैथी के साथ, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 5% होते हैं, जबकि जो बाकी रह गए वो जो है विजरल या और रीज़न की वजह से जो है उनको बैक पेन होता है और आपके पास आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है पेशेंट आपके पास आ गया, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि लो बैक पेन की कितनी टाइप्स है, किस किस वजह से हो सकता है लो बैक पेन, उनका क्या नेचर हो सकता है। अब एक पेशेंट आपके पास आया है तो आप उससे हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में आप उसे एज पूछें सबसे पहले, ठीक है। एज अगर उसकी 50 से ज़्यादा है तो आपके जहन में वो कैंसर आ जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था उस टेबल में। अगर 65 से ज़्यादा है तो आपके जहन में क्या आ सकता है, अगर वो मेल है, वाइट है और स्मोकिंग करता है तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म आपके जहन में आ सकता है। अगर 70 से ज़्यादा कंप्रेशन फ्रैक्चर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगर 40 ईयर से कम एज का पेशेंट आपके पास आ जाता है तो आप एब्डोमिनल ये जहन में रख सकते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसके रिलेटेड सवाल पूछे आप उनसे, ठीक है। इसके अलावा उनसे पूछे कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो उसने नहीं यूज़ किया मोर देन 1 मंथ, तो कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा अगर ड्रग यूज़ कर रहा है, इंजेक्शन ड्रग, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, या करंट इन्फेक्शन उनको हुआ है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस उसे हो सकती है जिसकी वजह से बैक पेन हो रहा होगा, या पेरिस्पाइनल एब्सेस। इसके अलावा लोकेशन का, आपने सबसे पहले एज का पूछ लिया और ये 2 सवाल पूछ लिए। इसके बाद पेशेंट से आप क्या पूछें कि पेन जो है सिर्फ बैक में है या बैक से कहीं और भी जा रहा है, जैसे कि रेडिएटिंग पेन लेग्स में जाता है, तो ये आप पूछें, ठीक है। पेन रिमेनिंग अबव द नी, अब पेन जो है वो अबव द नी है तो हिप की वजह से हो सकता है, ठीक है। पेन रेडिएटिंग डाउन द लेग बिलो द नी, अच्छा नी से नीचे पेन जा रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो ये साइयाटिका हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा कॉज ही होती है कॉमन। अगर पेन सिर्फ लो बैक पेन में है, लो बैक पेन है और साथ साथ एब्डोमेन या पेल्विस इन्वॉल्व हो रहा है, उधर भी पेन हो रहा है, तो विसरल हो सकता है ऑर्गन हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एज का पूछ लिया, ये सवाल पूछ लिया, इसके अलावा लोकेशन पूछ ली,
इसके अलावा पूछे कि किस टाइप का पेन है, क्वालिटी उसकी कैसी है, क्या इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक है। कभी कभार ऐसा होता है स्पाइनल जो कैनाल होती है अंदर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें ट्रैवल कर रहा था उधर अगर नर्विंग हो जाए तो एक लर्मिट साइन होता है। खैर वो सर्विकल रीजन का है, वो आगे इसके बाद वाले उसमें पड़ेगी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिकली शॉक लाइक पेन है, ये आपने पूछना है क्या हो सकता है। डिस्क हर्निएशन की वजह से, डिस्क हर्निएशन अगर पीछे जो है जिधर से नर्व्स गुजर रही है उसको पीछे की तरफ कंप्रेस कर रही है तो आपको इस तरह का पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर पेन कांस्टेंट और नॉक्टर्नल है तो आपके जहन में मैलिग्नेंसी आनी चाहिए। व्हेन, अच्छा, वर्स विद रेस्ट, ठीक है। अगर रेस्ट से इंप्रूव हो जाए तो मैकेनिकल आपके जहन में आ सकता है, ठीक है, कि मैकेनिकल मसला हो सकता है, रेस्ट से इंप्रूव हो रहा है। इस पेन कोलिकी क्या मैंने बता दी, एकदम से सडन शार्प पेन शुरू हो जाए और फिर ख़त्म हो जाए तो इसको कोलिकी कहते हैं, ठीक है। विसरल ऑर्गन होता है। इसके अलावा टीयर या रिपिंग क्वालिटी क्या हो तो एओर्टिक डायसेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर आपने क्या क्या पूछ लिया, आपने एज का पूछ लिया, आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, उसके बाद लोकेशन और फिर क्वालिटी का पूछ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप पूछिए उससे कि आपको जो ये पेन है ये कब शुरू हुआ है और कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ, मतलब कितनी बार होता है पेन दिन में, ठीक है, या इस मंथ में कितनी बार हुआ है। तो ऑनसेट जो है, जब आपको पेन हुआ था तो ऑनसेट अगर एकदम से हुई है तो हो सकता है कोई इंजरी या फ्रैक्चर हो जो एकदम से आपको पेन शुरू हो गया। हैज़ द पेन बिन परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव, ठीक है। अगर परसिस्टेंट है तो मेलिग्नेंसी हो सकता है, 1 मंथ से ज़्यादा के लिए अगर परसिस्ट कर रहा है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा कर रहा है तो मेलिग्नेंसी तो हो सकती है, लेकिन साथ ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है। लेकिन अगर यंगर पेशेंट है तो उनमें ज़्यादा कॉमन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ओल्डर पेशेंट में मेलिग्नेंसी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। पेन साइकिलिकल तो एंडोमेट्रियोसिस जहन में आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो होता है, ठीक है। अब आपने ये भी पूछ लिया कि उसकी ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी के बारे में। अब आप ये पूछ लो उस पेशेंट से कि एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या है पेन के। अगर पेन वर्स इन द मॉर्निंग और ये मॉर्निंग स्टिफनेस क्या आता है तो आपके जहन में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है। पेन इन लेग्स विद स्टैंडिंग दैट इंक्रीज विद वॉकिंग, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन हो सकती है स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है। हाउ डज द पेन चेंज विद फॉरवर्ड बेंडिंग और सिटिंग। अगर बेंडिंग और सिटिंग के साथ पेन इम्प्रूव हो जाता है तो इस न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन होता है। अगर नहीं होता तो वो क्या है, पेन अगर ज़्यादा हो जाता है तो डिस्क हर्निएशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डज द पेन इम्प्रूव विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ अगर अच्छा हो तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या नॉन स्पेसिफिक एटियोलॉजी का हो सकता है पेन। डज द पेन चेंज इन इंटेंसिटी विद ईटिंग। ईटिंग के साथ अगर पेन जो है चेंज हो रहा है तो ये मतलब विसरल का वो हो सकता है ज़्यादातर, जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ इंप्रूव होता है। गल ब्लैडर स्टोन्स हो या इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस हो, उस केस में जो है पेन वर्सन होता है, ठीक है। तो इसके साथ एसोसिएटेड साइड, लो बैक पेन के आपने सवाल पूछ लिए, उसके पेन के बारे में आपने सारे सवाल पूछ लिए। अब आपने क्या पूछना है, इसके साथ तो आपको कोई और पेन नहीं है। अगर एब्डोमेन में पेन है तो विसरल हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग है तो ये आपके जहन में आ जानी चाहिए, ये चीज़ें हो सकती है। अगर फीवर साथ है लो बैक पेन के साथ तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, मेलिग्नेंसी, इन्फेक्शन। तो इन कंडीशन के साथ जो है ना आपको पता चल सकता है, ठीक है। अब ऐसे रेड फ्लैग्स जो कि सीरियस है, जिसको अपने सिम्टम्स को देखने हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स जो कि जैसे कैंसर हो गया, कंडीशन है, इन्फेक्शन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, साइटिका हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कार्डियक वाइनर सिंड्रोम, ठीक है। साइटिका वो वाला जिसमें सेंसरी, मोटर और रिफ्लेक्स चेंजेस आ रही है। हमने पहले साइटिका पढ़ा है जिसमें अगर चेंजेस नहीं आ रही तो खैर वो कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आ रहा है तो रेड फ्लैग कहलाता है। इसके अलावा अगर चिल्ड्रन में लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड है या ग्रेटर देन 55 ईयर्स ओल्ड है और उनको एकदम से पेन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है आपके लिए रेड फ्लैग है, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन 55 ईयर्स ओल्ड एकदम से जब पेन शुरू हो जाता है, कैंसर की वजह से भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, वायलेंट ट्रॉमा हो गया है तो फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। कांस्टेंट प्रोग्रेसिव पेन एट नाइट, हिस्ट्री ऑफ कैंसर, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स, ये जो कंडीशन है सारे जो है रेड फ्लैग्स में आती है, सही है। इसके अलावा ये भी आप सारी देख ली, ये भी जो है सारी रेड फ्लैग्स है, सही है। येलो फ्लैग्स कैसी, ऐसी कॉशन जिसके में यूज़ करनी चाहिए, ऐसे सिम्टम्स जिसमें फिर आपको कॉशन के साथ करनी चाहिए या फिर सीरियस असेसमेंट करनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस दैट द पेन विल ओनली वर्सन विद वर्क और एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें पेशेंट्स के एटीट्यूड टुवर्ड्स पेन, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा आगे जाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लो बैक पेन। लो बैक पेन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस बस ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब ये मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल स्पाइनल कंडीशंस के बारे में बताया, विसरल डिजीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ये देखिए 70% ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको
मसल का स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये डिजीज़ लिखी हुई है जो कि मैकेनिकल है, ठीक है। लो बैक या लेग पेन जिनमें होता है, सही है, मैकेनिकल, मैकेनिक के साथ काम है, मूवमेंट या कोई स्पेसिफिक पोजीशन में ही ज़्यादा हो सकता है पेन, जबकि नॉन मैकेनिकल किसी मूवमेंट के साथ इसका काम नहीं है, ठीक है। अब जो भी किसी पोजीशन में या किसी मूवमेंट में भी रहे तो आपको पेन होगा। फिर विसरल ऑर्गन्स, उनके जो कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो ये एक चार्ट दी हुई है। मैकेनिकल लोअर बैक पेन जो है मोस्ट कॉमन काज है लो बैक पेन की, और ये जो है सॉफ्ट टिश्यूज ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एब्सेंस ऑफ रेड फ्लैग में जो है ज़्यादातर कंडीशंस बैक पेन की जो होती है वो ज़्यादातर मैकेनिकल होती है, ठीक है, अगर कोई रेड फ्लैग बीच में नहीं आ रहा। मैनेजमेंट इसकी कंजर्वेटिव होती है, पेशेंट एजुकेशन भी इसमें होती है, और एक्टिविटीज़ की तरफ पेशेंट जल्दी आ जाता है, ठीक है, जल्दी ट्रीट भी हो जाता है ये पेशेंट इस तरह के। अच्छा, अब रेडिकुलोपैथी है। रेडिकुलोपैथी किसे कहते हैं? नर्व जो निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से उसकी कंप्रेशन होना, तो उसकी वजह से जो रेडिएटिंग पेन आता है। तो नर्व रूट जो होता है उसको रेडिकुलो वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, और पैथी उसकी जो डैमेज होता है, ठीक है। तो उसमें न्यूरोलॉजिकल साइन, एक बंदे को नर्व रूट इन्वॉल्व हो रही है लेट्स सपोज, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस कब आएंगे? जब कंडक्शन उधर ब्लॉक होगी, वो कंप्रेस हो रही है, तो उसकी वजह से इम्पल्सिस नीचे नहीं जा रही, जिसकी वजह से वीकनेस आ सकती है, सेंसेशन लॉस हो सकती है, रिफ्लेक्सिस का हो सकता है। अगर पेन हो रहा है तो पेन क्यों होगा? अगर नर्व रूट की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आपको उधर पेन होगा रेडिकुलोपैथी में। और रेडिकुलोपैथी में नेक और बैक पेन क्यों कब हो सकता है? जब आपका ड्यूरा इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक तो नर्व रूट भी इन्वॉल्व है और ड्यूरा भी इन्फ्लेम्ड है, तो वो पेन दे सकता है, सही है। अच्छा, ये डिस्क की एग्जांपल डिस्क प्रॉब्लम की एग्जांपल्स दी हुई है। अब सोमैटिक डिसफंक्शन, जब मसल्स की वजह से आपको लो बैक पेन हो तो सोमैटिक डिसफंक्शन उसे कह सकते हैं। ज़्यादातर स्पाज्म हो जाते हैं, ठीक है। फैसेट जॉइंट पेन हो सकते हैं ज़्यादातर डिजनरेशन के साथ, या कोई आर्थराइटिस हो रहा है जिसमें फैसेट इन्वॉल्व हो रहा है, डिजनरेशन और ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, तो उन केस में पीछे फैसेट जॉइंट पीछे की तरफ होता है वर्टेब्रा के, तो जब एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें पेन हो सकती है, और ये इसकी ऑनसेट जो है मिनट्स टू आवर्स हो सकती है, लास्ट डेज टू वीक्स, ठीक है। डिपेंड करता है फैसेट जॉइंट पेन किस वजह से है। ये वही स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में फिर से बात की हुई है। स्पॉन्डिलोलाइसिस हो सकती है, ज़्यादातर जो है L5 इसमें इफेक्ट होता है। स्पॉन्डाइलो वर्टेब्रा लाइसिस, उसकी जो ब्रेकेज हो जाए तो फ्रैक्चर जो हो जाते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस, जिसमें वर्टेब्रा जो है स्लिप कर जाता है, स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस, जब आगे की तरफ ऊपर वाले सेगमेंट्स आगे की तरफ स्लिप कर जाते हैं उसे स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस कहते हैं, लिस्थीसिस। अगर पीछे की तरफ स्लिप कर जाए ऊपर वाले सेगमेंट्स तो इसे रेट्रोलिस्थीसिस कहेंगे, ठीक है। L5 ऑन S1 ज़्यादातर आगे की तरफ स्लिप कर जाता है वर्टेब्रा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट 2% ऑफ बैक पेन, मोर कॉमन इन एथलीट्स या वुमेन ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज, सही है। इसके साथ साथ फ्रैक्चर भी हो सकते हैं इधर पीछे, जिसकी वजह से आगे स्लिप कर सकता है। इधर जो है ये लॉर्डोसिस, लंबर लॉर्डोसिस की लॉस हो जाती है, साथ ही साथ आपको ये जगह पे एक स्टेप सा नज़र आएगी जिस तरह इधर नज़र आ रहा है, और इसके साथ बैक पेन और रेडिएटेड पेन भी हो सकता है, रेडिएटिंग पेन, ठीक है। अगर लम्बराइजेशन या सैक्रलाइजेशन जो है ये किसे कहते हैं? L5 अगर सैक्रम बोन के साथ ज्वाइन कर जाए तो इसे लम्बरलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। अगर सैक्रल बोन जो है वो L5 के साथ ज्वाइन कर जाए और मोबाइल हो जाए तो उसे कहेंगे सैक्रलाइजेशन। सॉरी, सैक्रम के साथ, सैक्रम जो है जब लंबर के साथ अटैच हो जाए तो इसे लंबराइजेशन कहेंगे, और सैक्रम के साथ जब लंबर अटैच हो जाए तो उसे सैक्रलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। हर्निएटेड डिस्क के बारे में बस पता चल गया। अब इसमें और कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो अगर अब आपके पास पेशेंट है लो बैक पेन का, तो आप वो जो सवाल मैंने बताया है वो सवाल पूछ के आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो इसको किस, और एज वगैरह और सब कुछ पूछ के आपको पता चल सकता है कि इस पेशेंट को किस वजह से लो बैक पेन है, सही है। साथ आप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये थी वीडियो, समझ आई हो तो लाइक करना।